विधानसभा में कह रहे हैं वही बाहर कही है। मुद्दा में जो आपके मुद्दा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वेदर इट इज इफेक्ट और नॉट, कि क्या पेंशन वहां पे कटी है या नहीं। वन नहीं इट इफेक्ट, वेदर आप इट इज झूठ बोल इफेक्ट रहे और हो। नॉट, वेदर इट नहीं इज तो ये तो इफेक्ट और भ्रमित नॉट, करने वाली बात हो गई ना कि आप बाहर कहेंगे 5 लाख अंदर कहेंगे 2.5 लाख, ठीक है 2.5 लाख भी कटा या 2,60,000 भी कटा, लेकिन बाहर 5 लाख कह दें और अंदर 2.5 लाख कह दें, ये तो गलत है ना। फिर आज भी कंप्लीट नहीं है वेदर इट इज इफेक्ट और नॉट। अगर ये कंप्लीट कहेंगे, यहाँ पे डिबेट में कंप्लीट कहे, मैं कम से कम 50 मैं अभी फैमिली आईडी भी भेज देता हूँ जो इनकम्प्लीट बैठी, इंक्लूडिंग मेरी। सर आप 8,61,000 लोगों को राशन देते थे बीपीएल परिवारों को, यहाँ हम 40 लाख को दे रहे हैं। आप कह रहे बीपीएल कार्ड कट गए, आपसे 5 गुना अधिक लोगों को हम राशन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राशन कार्ड कट गए। अटेंड करने पड़ते हैं जी, फैमिली आईडी ठीक करा दो, हमारे को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। ये फैमिली आईडी के कारण ही तो 40 लाख को दे पाए हैं। आप 8,61,000 को देते थे, तो अब कुछ जोड़ दिया उन्होंने, वो चीजें भी जोड़ दी जो कभी आपका ये कहना है कि अगर फाइनल डाटा नहीं, ठीक है ठीक है, एक सेकंड विवेक जी, ये कहा गया कि भाई अविश्वास प्रस्ताव की जो बात हो रही है, आप लोगों के विधायकों की भी बहुत सारे स्टेटमेंट है जिनको कोट किया जा रहा था कि उनका अपनी सरकार पे ये विश्वास नहीं है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता। विवेक जी। आयुष भाई, अभी मैं सुन रहा था, डुल साहब ने बहुत विस्तार से बातें की और अलग अलग इंप्रेशन बना के बातें की। मैं तो एक चीज जानता हूँ, अगर हमारे विधायकों की बात करते हैं तो हमारे विधायकों ने किसी के खिलाफ वोट नहीं की। हमारे विधायकों ने हमेशा सरकार के साथ चलने का काम किया और सरकार को वोट करने का काम किया और एक मत वोट करने का काम किया। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके जो अपने विधायकों को नहीं बचा पाए, जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने बारी बारी राज्यसभा चुनाव में अपने नेताओं को नीचा दिखाने का काम किया। जो भी नेता को चुन के सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजते थे, उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पटकनी देने का काम करते थे, क्रॉस वोटिंग करा के। हमारे किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, या ये बता दे कि कांग्रेस के पक्ष में जाके हमारे किसी विधायक ने वोट करी हो। आज के दिन अगर आप बात कर रहे हैं कि आपकी मीटिंग में नहीं आते, ढुल साहब आप ही बता दीजिए कितनी बार डिबेट्स हो ली, आपके सारे विधायक एक मंच पे नहीं आते। अभी कह रहे थे यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अरे ये तो बता दो, यात्रा वो यात्रा की बात कर रहे हो क्या जिसको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी असंवैधानिक बताते हैं, प्रभारी आपके गलत बताते हैं? आप उन यात्राओं की बात कर रहे हो। आज आप हमें तो बात कर रहे हैं, आपके ये 9 साल में आपका संगठन नहीं बन पाया। संगठन के ऊपर जिसमें जुत्तम प्रचार हो रहा है, आज सभी आपके नेता विपक्ष ने जितनी बार मीटिंग बुलाई, क्या आपके सारे विधायक उस मीटिंग में पहुंचे? आप बताइए। आपने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उसमें आपके विधायक पूरे नहीं पहुंच पाए, एक जगह पे स्टेज पे इकट्ठे नहीं हो पाए। आप बातें हमारे ऊपर निशाना कर रहे हैं। पहले अपना देखिए, मैंने कोई गलत बात नहीं कही, मैं अपनी बात पे अभी भी स्टैंड कर रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मेजोरिटी देखना चाह रहे हैं कि किरण चौधरी जी जो एसआर के ग्रुप के मेंबर हैं वो सारे वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे, वो सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये सिर्फ अपनी मेजोरिटी देख रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज बारी बारी कहा जाता है विधानसभा के अंदर कुछ, विधानसभा के बाहर कुछ, जनता के बीच में कुछ, विधानसभा के बारी बारी वॉकआउट करने का काम इन्होंने किया। हमें तो एक चीज का पता है, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, जो काम किया वो जनता के सामने किया। अगर ये घोटाले कहते हैं, ये जीजा जी वाले घोटाले नहीं है। हम तो अगर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने का काम करते हैं, तुरंत कार्रवाई करने का काम करते हैं। हमें तो ये पता है कि हमने पकड़ने का काम किया, ये वो नहीं है कि बार बार ईडी के बुलावे। लेकिन विवेक जी, आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के भी सवाल उठा कि आपका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बन ही नहीं पाया, फिर आज जनता को डिलीवर क्या किया आपने? आज एक चीज का जवाब दीजिए। आज अगर स्किल डेवलपमेंट की मैं बात करूं, हम युवाओं को देने का काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए। मुद्रा योजना की बात करूं, अगर मारुति जैसी कंपनी हमारे पास आ रही है और इतना निवेश हमारे पास आ रहा है, तो वो किसके कारण आ रहा है? अगर गठबंधन ने मिलके काम किया तभी आज आ रहा है। जितने हमने वादे किए उन्हें तकरीबन हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम तो अपने काम पे लगे हुए हैं। इनका शुरू दिन से एक ही काम है, सरकार गलत है, सरकार ऐसे है, सरकार वैसे है, फलां के खिलाफ बोल के ये वोट ली, फलां के खिलाफ वोट के। आज ये तो बताइए कि सरकार ने तो जो वादे किए थे, सरकार उससे बढ़ के काम करने पे लगी है। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने जनता के कितने मुद्दे उठाए? आप लोगों ने कितनी बार जनता की बात
विधानसभा के अंदर करने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ फैक्टलेस बात यहां बैठ के करेंगे और फैक्टलेस बात वहां जाके करेंगे। जब कोई राजस्थान दिखेगा तो वॉकआउट। हम तो आज कितने ही मुद्दे लीजिए ना, आज अगर 75% आरक्षण हमने देने का काम किया, उसके ऊपर जो जाने वाले थे वो कोर्ट में गए, हम आज भी मजबूती से खड़े हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। आज अगर 33% आरक्षण महिलाओं को राशन डिपो के अंदर देने का काम किया, कैसे गठबंधन सरकार नहीं थी? आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, चाहे ई लाइब्रेरी की बात की जाए, चाहे कम्युनिटी सेंटर्स की बात की जाए, किसी भी फील्ड में आप बात करें, उसी साइड में बहुत मजबूती से गठबंधन सरकार काम कर रही है। इनको तो सिर्फ विरोध करना है, विरोध भी फैक्टलेस। हम कहते हैं विरोध कीजिए, फैक्ट के साथ तो कीजिए। कहीं हमारी गलती दिखती है। अमनदीप जी, कॉमन मिनिमम की कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कॉमन मिनिमम से ज्यादा दे रहे हैं। कोई मिनिमम की आवश्यकता वहां होती है जहां पर लोग मैक्सिमम ना कर पा रहे हो, पहली चीज। दूसरा, ये कांग्रेस का ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि उनके नेता जमीन पर नहीं। आप बता दीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं जनता के लिए। मैं बिल्कुल दोनों वक्तव्यों का जवाब दूंगा और मुझे बहुत हंसी भी आ रही है। चलो पहले फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं फिर फैक्ट्स पे बात करूंगा। केवल कोट करके फिर से उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने कोट करके अपनी रैली के अंदर कहा कि मुझे मेरे मन में टीस है कि जो मैं वादा करके आया था वो आपको पेंशन दिलवा नहीं पा रहा हूं। ये फैक्ट है। उस बात का जवाब है जो लोग कह रहे हैं कि हम तो बहुत कुछ दे रहे हैं। मैंने क्या कहा? तकरीबन वादे हमने पूरे करने का काम किया। आपने वो तो देख लिया। मैंने, अरे भाई बीच में मेरे था क्या? आयुष जी मेरे विवेक जी, ठीक है, मैं आऊंगा अभी आपके पास, आप आराम से इसका जवाब दीजिए। अब दूसरी बात, दूसरे मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि सीएमआई का डाटा, खैर दुल साहब नहीं ढंग से जवाब दे पाए कि भाई एक वैसी संस्था है उसको उठा करके गलत पेश कर सकते हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री, आई थिंक मुझे लगता है कि भाई मेरे साथी प्रवक्ता से बड़े ओहदे पे सरकार के अंदर है, उन्होंने 19-18 के अंदर सीएमआई के डाटा उठाए और तब जाकर के उन्होंने एक वायदा किया था कि मैं बेरोजगारी के खिलाफ, जो हरियाणा में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उस पे कानून लेकर के आऊंगा। तब जाकर वो एक ये 75% का जो ढकोसला पेश कर पाए। सीएमआई का डाटा उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, जो मौजूदा हरियाणा सरकार है, उन्होंने पेश किया। आपके विधायक के समर्थन से पास हुआ है। अरे भाई, सर्वसम्मति से पास हुआ। आप जिसे ढकोसला बता रहे हैं वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। अरे सुन तो लो मेरे भाई, विधायक भी वहीं बैठे थे, ठीक है, उन्होंने विरोध नहीं किया। नहीं, ठीक है, उनको सुनते हैं। नहीं, ठीक है अमनदीप जी, आप ढकोसला मत कहिए क्योंकि आपका भी समर्थन है उसमें। अरे ठीक है, आगे आपकी बात आ गई। हाँ ठीक है आयुष जी, मैं इस बात पर आ रहा था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सीएमआई के डाटे गलत हैं, कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है, सबसे ज्यादा बेरोजगार जो युवा है वो हरियाणा का है, तो उन लोगों के लिए जवाब है कि खुद उप मुख्यमंत्री इस डाटा को उठा करके गली गली कुचे कुचे घूमते रहे हैं और इस डाटा के बिहाफ पे उन्होंने कहा था कि भाई मैं बेरोजगारी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ूंगा। खैर वो पूरी नहीं हुई। अब दूसरी बात आ जाते हैं। अब मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के रविंद्र ढुल जी हैं और जैसे कहते हैं ना कि दीवे तले अंधेरा, उनको कार्यक्रम इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि दिसंबर महीने के अंदर सबसे पहले जो कार्यक्रम चुनावी शुरुआत की वो उन्हीं के हलके में जुलाना के अंदर हमने दफ्तर खोल करके एक बड़ी जनसभा करके की। फिर 31 दिसंबर को हमने उच्चाणा मंडी के अंदर एक बड़ी महिला सम्मेलन किया, वो जनसभा की। हमने 14 जनवरी को सिरसा के अंदर एक बैकवर्ड का सम्मेलन किया। 21 जनवरी को कैथल के अंदर सम्मेलन किया युवा का। अभी 11 फरवरी को अंबाला के अंदर एससी सम्मेलन है। फिर उसके बाद 18 फरवरी को मेवात के अंदर अल्पसंख्यक सम्मेलन है और उसके बीच में भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मेरे भाई को देखिए, निश्चित रूप से जब जिसके एरिया के अंदर जहां हलचल ज्यादा मची होती है वो यही कह रहा कि नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सभी जवाब थे रविंद्र ढुल जी के लिए। और मैंने कहा ना कि शुरुआत उन्हीं के हल्के से की गई जहां से जुलाना के अंदर रविंद्र ढुल जी जहां से ताल ठोकते हैं, तो वहीं से हमने इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। और आप लोग भी मीडियम के माध्यम से, प्रिंट के साथी सभी उसको लगातार हाईलाइट करते रहे, दर्शाते रहे हैं। और आगे आने वाले विधानसभा सत्र में भी मैं फिर से बता दूं, जिस तरह से 4.5 साल के अंदर आपने देखा, नहीं लेकिन ढुल साहब का शायद इशारा इस तरफ भी था मनदीप जी, क्योंकि चुनावी साल में तो चलिए ठीक है आप लोग कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं विपक्ष होने के नाते भाई वो लोग तो लगातार सड़कों पर है ना। आपने कहा तो वो तो सड़क पर भी नजर नहीं आते, वो चुनाव से पहले ऐसा कर रहे हैं।
नहीं, मैंने आपको कहा ना कि भाई विपक्ष लगातार 4.5 साल में विधानसभा के सत्र जितने भी आए, आप अपनी केवल रिकॉर्डिंग्स उठाकर देख लीजिए कि विपक्ष की भूमिका किसने निभाई, किसने लोगों की आवाज उठाई है, किसने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, किसने सरकार को मजबूर किया है कि लोगों की बातों को सुना जाए। वरना आपने कांग्रेस को तो अभी भी देखा पिछले विधानसभा सत्र के अंदर कोई सरकार की बात नहीं, वो तो केवल अपने एक पूर्व मंत्री को बचाने के अंदर लगे रहे कि हमारा साथ उसका लेना देना नहीं था। तो ये सब और लगातार सड़क पे रहने की जो बात है, किसान आंदोलन के अंदर इस्तीफा किसने दिया? एकमात्र विधायक ने। कौन उनकी बातों को लेकर? अरे कांग्रेस उस समय कहां थी? कांग्रेस के विधायक कहां थे उस समय? कांग्रेस इस प्रदेश में एक बार नहीं, कई बार आगजनी हुई, कई बार जो है सरकार ने ये प्रदेश आग के हवाले किया और नुकसान हुआ। तो उस समय कांग्रेस कहां थी? खुद कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जो सद्भावना सम्मेलन था, लोगों ने वहां पर आकर के उनको मतलब बहुत बेशर्म किया कि आप अब बैठ के सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं, और उस समय कहां थे आप मौके पर? तो कांग्रेस की हालत मैंने आपका ये कहना है कि इनेलो ने विपक्ष की भूमिका निभाई जबकि कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। ठीक है, विदु रावल जी, आंकड़ों को लेकर के सवाल उठाया। विदु रावल जी, देखिए, मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि ये भ्रष्टाचार की बात तो कर ही रहे हैं, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध छेड़ा हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ, हाँ, उस पर भी बात आ गई। आज हाई कोर्ट का फैसला है, अभी देर में ध्यान आया, देर में ध्यान आया। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ध्यान में आया। जो ईडी का उसके बाद ध्यान आया। आज दिलबाग सिंह का फैसला है, वो बिल्कुल फैसला है। ये मिसिंग था वैसे अमनदीप जी, मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि अमनदीप जी आपने इस बात को इशारा किया क्यों नहीं। चलिए ठीक है, हाई कोर्ट ने अमनदीप जी आप अपने समय बोलो। ठीक है, हाँ विदु रावल जी, अभी विदु रावल जी, हाँ मुझे थैंक मी लेटर, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं सोच रहा था कि ये ईडी पर भी, ईडी की जो बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और इनके नेताजी को बार बार जाना पड़ रहा है, इनके भ्रष्टाचार, जो कि एक पब्लिक नॉलेज की चीज है। देखो, मैं ये मानता हूं पब्लिक के अंदर ये खुला परसेप्शन है कि हुड्डा साहब की सरकार के दौरान बंदर बांट हुई और किसान की जमीन को औने पौने रेट पर हुड्डा जी ने अपने दोस्तों को और एक जो फर्स्ट फैमिली ऑफ कांग्रेस है जिसमें दामाद जी और वो सभी लोग हैं, उन लोगों को दिया। ये कॉमन नॉलेज की चीज है और उस पर जो जांच चल रही है उसके नाते भी बार बार जो है आय से अधिक जो मामले हैं हमारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, उस पर भी बात हो। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आज जो है जो कलेक्टिव मैक्सिमम प्रोग्राम मनोहर लाल जी का जिसकी बात करते हैं, उसके तहत हरियाणा के अंदर गरीब को नौकरी का अधिकार मिला बिना पर्ची खर्ची के। गरीब के पास खर्ची नहीं थी और वो चाटुकारिता इतनी मतलब पीछे पीछे अपनी गाड़ियां नहीं तुड़वा सकता था, मोटरसाइकिल अपने जीवन नहीं खराब कर सकता था नेताओं का, कि केवल उन्हीं लोगों को नौकरी मिलेगी जो आपके कार्यकर्ता होंगे, उनको किसी प्रकार से करेंगे, और या फिर खर्ची के हिसाब से, पर्ची और खर्ची। और ये दुगने रोजगार, कांग्रेस की सरकार से दुगने रोजगार हम देख पा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो है किस प्रकार से एक पूरा रैकेट सिस्टम जो चला करता था, सेक्रेटरीट के पहले फ्लोर से लेकर 9वें फ्लोर तक चढ़े रहते थे, और कुछ तो पंजाब के हैं, वहां पर भी, पंजाब में भी घुसे रहते थे हमारे हरियाणा वाले जो है रैकेटियर्स, उनका रैकेट को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, उनको बेरोजगार कर दिया पूरे तरीके से। 90% गांव को, हमारा गांव जगमग गांव के तहत हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। स्वप्न की बात है हम जैसे गांव में रहने वाले लोगों के लिए कि भाई गांव के अंदर भी 24 घंटे बिजली आ सकती है क्या? 90% गांव को हमने कवर कर दिया। आप कितने छोड़कर गए थे बताना, कितने गांव को दे पाते थे आप? एक दो चार गांव को दे सकते थे क्या? इस प्रकार हर घर नल और नल से साफ जल हरियाणा ओडीएफ फ्री, खुले में शौच मुक्त हरियाणा, केरोसिन मुक्त हरियाणा, देश का पहला राज्य। किसान उत्थान की तो हमने प्राचीर लिखी है, मैंने पहले भी बताया किस प्रकार से हमने काम किया। एक और ऐतिहासिक काम हुआ, बीसीए वर्ग को 8% जो आरक्षण दिया, जिसके खिलाफ आपने अपने प्रॉक्सी वकील जो है कोर्टों में खड़े किए। बीसीए वर्ग वो भी अच्छे से ध्यान रखते हैं, नोट कर लेते, जैसे मैं नोट करता हूँ ना, लोग नोट करते हैं कौन हमारे हितों के लिए कहाँ क्या क्या गड़बड़े कर रहा है, ध्यान करते हैं। महिला प्रतिनिधित्व, 50% महिला प्रतिनिधित्व करना एक सपने की बात थी। आधी आबादी को आधा उसका अधिकार देना। पढ़ी लिखी पंचायतें, किसी ने भी कहीं ज्ञापन नहीं दिया कि भाई इस प्रकार से पढ़ी लिखी पंचायतें और स्वच्छ पंचायतों को करो। इसके बाद भी मनोहर लाल जी ने अपनी ब्रेन चाइल्ड से किस प्रकार पढ़ी लिखी पंचायतों के तर्ज पर आज हरियाणा के अंदर 100% पढ़ी लिखी पंचायतें की, और जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है। आज जो हमारे विपक्षी साथी हैं, इनको अखबारों में से पता चलता है कि मनोहर लाल जी की एजेंसी ने फला जगह पर छापा मारकर भ्रष्टाचार पकड़ लिया, इनका कोई योगदान नहीं, कोई इनकी कंप्लेन नहीं।
हम पकड़ते हैं भ्रष्टाचार और अखबार में से पढ़कर भ्रष्टाचार की कार्रवाई को ये घोटाला घोटाला चिल्लाया करते हैं। रविंदर सिंह ढुल जी, आपकी जब कांग्रेस की जब सरकार थी, हम लोगों को कोर्टों में जाकर धक्के खाने पड़ते थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। याद करो, किरीट सोमैया अगर एफआईआर कोर्ट के माध्यम से दर्ज ना करवाते तो क्या कॉमनवेल्थ के जो अपराधी थे, सुरेश कलमाड़ी आपके कांग्रेस के जो सांसद थे, वो जेल में जाते क्या? कॉमनवेल्थ घोटाला उजागर होता क्या? अगर सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कोर्ट के माध्यम से और आपके बार बार ठुकराए जाने के बाद पूरा विंटर सेशन आपने धो दिया था, एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे थे, अगर एफआईआर दर्ज कर देते, जेपीसी बना देते, तो क्या उनको आवश्यकता पड़ती कोर्ट के माध्यम से जाकर आपके भ्रष्टाचार को उजागर करना और 2G स्पेक्ट्रम के बाद ए राजा से लेकर कनिमोझी तक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तक जेल में गए। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद अगर कोयले घोटाले के मामले में कोर्ट के माध्यम से जाकर एफआईआर नहीं करवाते, आप कोई एक जगह भी एक मामला, ढोल साहब से मैं जवाब देता हूं, समय की थोड़ी सी कमी। हाँ ढोल साहब, उत्तर कोई एक मामला जरूर बताना जिसमें आप रविंद्र लोग के अंदर सभी लोग बरी हो चुके हैं, कोई आरोप साबित नहीं हुआ। सबसे बड़ा 26,000 करोड़ का राजस्व में वो 2G स्पेक्ट्रम था, लाभ हुआ है। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा स्पेक्ट्रम था। सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए आप। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप गलत बात कह रहे हैं। 26,000 करोड़ का हमने एफआईआर करवा दी। ठीक है विदु रावल जी, एक सेकंड। ठीक है, अपराधी ढोल साहब, विदु रावल जी एक सेकंड। समस्या होती है, ठीक है, आप जैसे बोलेंगे भाई जो हैं विदु रावल जी एक सेकंड। अभी ढोल साहब, हाँ ढोल साहब, ठीक है विदु रावल जी, आपकी बात का जवाब आएगा ना उधर से। ढोल साहब, हाँ टाइम काट रहे हैं ताकि मैं बोल ना पाऊं। अब सुनिए, सीएमआई की डाटा को उठा करके ये बोल रहे थे, ठीक बात याद दिलाई। मध्य प्रदेश सरकार का मैं 2018 का प्रेस नोट देता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसके ऊपर, इसी रिपोर्ट के ऊपर रिलाई की है। शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भाजपा के, लगातार इस रिपोर्ट के ऊपर बात करते रहे मध्य प्रदेश में भाजपा के समर्थन में। मतलब ये रिपोर्ट कभी भाजपा के समर्थन में आ गई तो बहुत अच्छी है। तो आपका मैनिफेस्टो लिखते हैं महेश व्यास, फर्जी हो गई। महेश व्यास आपकी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं 2019 में, 2014 में सदस्य थे सीएमआई के एमडी। क्या ये सच नहीं है? क्या ये जो मैं कह रहा हूँ सच नहीं है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? महेश व्यास क्या कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष नहीं है और वही सीएमआई के एमडी भी है? क्या ये झूठ बोल रहा हूँ मैं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बता दो, चुप कराइए वरना मैं छोड़ दूंगा। विदु रावल जी एक सेकंड, अब उनकी बात आ जाने दीजिए, ठीक है। नहीं कौन झूठ बोल रहा कौन सच बोला ये तो जनता फैसला करेगी ना। मैं डिबेट में नहीं आऊंगा और मैं छोड़ दूंगा, मैं बीच में मैं बोल रहा हूँ। बेशक ये धमकी मत दीजिए मुझे, आप पहले भी तो कई महीनों तक छोड़ के बोलने से समझते। चलिए ठीक है, अब समय भी मेरे पास और नहीं। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके की जो गहमा गहमी है इन मुद्दों को लेकर के है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का मकसद क्या है और अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या है और इसको जनता किस नजरिए से देखेगी, आने वाले वक्त में तय होगा। इसी के साथ आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप सभी को राम राम।